गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पाठक इंस्टीट्यूट ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखो बच्चों, अब एक हम नई सीरीज अब शुरू करने के लिए जा रहे हैं। इसमें कल हमारा यूकेपीएससी में जो है लेक्चरर की फाइनल डेट जो है अनाउंस हो गई है। तो पाठक इंस्टीट्यूट भी अपने जो है नए बैचेज इसमें शुरू करने के लिए जा रहा है, जो कि बेसिकली अभी ज्योग्राफी और जो हमारा राजनीति शास्त्र है, इसके 2 बैच हम मेनली अभी स्टार्टिंग में हमने शुरू किए हैं। तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे फिर बच्चे इंक्वायरी आती रहेंगी, तो वैसे वैसे नए बैचेज स्टार्ट होते रहेंगे। तो सबसे पहले आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चों आपके साथ में, तो ये आपने बोर्ड पे देख लिया होगा। तो जो हमारा नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स जिसको हम कहते हैं, या इसको जिसको लोग पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, कि इसकी रणनीति कैसे करी जाए। और मात्र लगभग हमारे पास बच्चों हार्डली 10 मई का जो एग्जाम प्रपोज्ड डे है, तो लगभग हमारे पास 90 दिन का समय, आज 4 फरवरी को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यहाँ से जो है लगभग 90 दिन का समय हमारे पास बचता है पूरा इस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो इस 90 दिन में क्या हमारी स्ट्रेटेजी हो, कैसे हम चीज़ों को फॉलो करें और कैसे हम बिल्कुल करेक्टली ऐसे तैयारी करें कि चीज़ें हम हमारे सिलेबस भी कवर हो जाए और ठीक ठाक फाइट में भी हम आ जाए। देखो, अब 2-3 महीने में पूरा पढ़ के समझना तो थोड़ा सा दुष्कर कार्य तो है, लेकिन असंभव तो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब हमारे वहाँ तो देखो बच्चे लगभग पिछले 1-1.5-2 साल से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे लगे हुए हैं। एलटी में भी उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो फिर भी वो लेक्चर की तैयारी में काफ़ी लोग ऐसे मेहनती बच्चे हैं जो लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो कैसे स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है, तो एक एक क्लास अब रेगुलर हम इस पर आएंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, जल्द ही बच्चों आपके बीच में जो पाठक इंस्टीट्यूट ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है, इसका जो है ऐप भी आपका प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। हार्डली आज शाम तक भी आ सकता है या कल तक भी आ जाएगा। तो ऑनलाइन कोर्सेज आपको परचेज करने हैं, तो वहां से भी आप ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। लेकिन एक ओवरव्यू लगभग सब टॉपिक का डेमो लेक्चर के तौर पर यूट्यूब पर एक लगभग सीरीज में उसकी चलाऊंगा, जैसे कि हमारी यूकेपीएससी मेंस की जो लेक्चर सीरीज ऑलरेडी चल रही है बच्चों, ठीक है ना। तो बात करते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसका एक आउटले बता दूं कि क्या कहानी है। कहानी ये है कि 2 पेपर हैं 150-150 मार्क्स के, 150 मार्क्स का ईच 2 पेपर है, और टोटल हमारा कितना 300 मार्क्स का रिटर्न होना है। तो ये जो प्रश्न पत्र आपके सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये पहला प्रश्न पत्र है। और पहले प्रश्न पत्र के अंदर बच्चों 2 सेक्शन है, ठीक है ना। तो पहला सेक्शन हमारा क्या है, राजनीतिक सिद्धांत एवं विचार, पॉलिटिकल थॉट एंड थियोरी, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटी के। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अब जब हम इसका जैसे इसमें 5 यूनिट है, 6 यूनिट, क्या एक तो राजनीतिक सिद्धांत है, दूसरा जिसमें हमको जो हमारे अलग अलग राजनीतिक विचार होते हैं उनसे संबंधित मत है। जैसे इसमें तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति आ गई, यानी कि नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, कैसे कैसे राजनीतिक सिद्धांत काम करते हैं, क्लासिकल सिद्धांत क्या है, आधुनिक सिद्धांत क्या है, क्या क्या चीज़ों को हम इसमें फॉलो करते हैं, क्या क्या इसके अध्ययन के मानक होते हैं, क्या क्या अध्ययन के तरीके होते हैं। ये सारी बातों को हम इसकी प्रकृति के अंदर पढ़ते हैं। क्या क्या इसका अध्ययन का क्षेत्र होता है, क्या क्या इसमें प्रमुख कथन कारण, तो बेसिकली स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, बुक्स पूछी जाती हैं, उनका ईयर भी पूछ लिया जाता है। इस तरीके के सवाल बड़े कॉमन इसमें रहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसकी हम बात करेंगे। दूसरा, इसकी मुख्य चिंताएं पतन और पुनरुत्थान, यानी कि इसमें अब जो राजनीतिक सिद्धांत है इसमें ह्रास भी हुआ है, तो ह्रास किस प्रकार हुआ है, उसके क्या ट्रेंड्स रहे हैं, ठीक है ना, और कैसे उसको रीइमर्ज करने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं उसमें डिस्कस की गई हैं। तो ये सारी बातें किसके अंतर्गत, हम यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। दूसरा, सेकेंड यूनिट तो आधा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के वर्ड हैं इसमें। देखो, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता, उदारवाद और मार्क्सवाद, ये 2 शब्द आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलेंगे, बाकी लगभग सब शब्द हमारे प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। तो क्या क्या किसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। स्वतंत्रता क्या है, फ्रीडम जिसको हम कह रहे हैं, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, क्या क्या इसके अंदर, क्या क्या आप आदमी को अपने राइट्स, जो जैसे स्वतंत्रता का अधिकार तो भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है, वो एक अलग चीज, लेकिन उसके पीछे थॉट क्या है, स्वतंत्रता पर विभिन्न विद्वानों के क्या क्या विचार हैं, इस पर बात, ठीक है ना। समानता, इक्वलिटी, ठीक है ना, जिसमें समानता का सिद्धांत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन यहाँ समानता पर विभिन्न विचारकों के विचार क्या है। तो अभी मैं इतना डिटेल में, क्योंकि आगे हमने इसको डिस्कस करना ही है, तो मैं इसके अंदर की बहुत सारी बातें आपके साथ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक मोटा मोटा आइडिया आपको दे रहा हूँ। तो उसके बाद में न्याय है, संप्रभुता है। अब संप्रभुता, सोवर्निटी, बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है ये, इसमें अलग अलग सिद्धांत आते हैं। ऑस्टिन का क्या सिद्धांत है, क्या वो संप्रभुता को मानता है, क्या अन्य थिंकर संप्रभुता को मानते हैं, तो उनके विचार संप्रभुता को लेकर के क्या क्या रहे हैं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना बच्चों। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो तीसरी यूनिट पर आप देखोगे शक्ति, सत्ता और वैधता, ठीक है ना। अब पावर और उसकी वैलिडिटी,
यानी कि जो राज्य तंत्र में या लोकतंत्र में किसी को सत्ता प्राप्त होती है, उस सत्ता को वैध ठहराने के क्या-क्या मानक होते हैं, कैसे उस सत्ता की वैधता स्थापित होती है, स्थापित होती है, इन सारे सिद्धांतों को स्टडी करते हैं हम किसके अंतर्गत? शक्ति, सत्ता और वैधता के अंतर्गत। ठीक है ना बच्चों? तो एक-एक करके मैं आप जिस तक भी मेरा ये वीडियो पहुंचे, तो आप बिलीव मानिएगा, आप इसको फॉलो कीजिएगा रेगुलर। मैं आपको इस पर बड़ी जबरदस्त इनसाइट दूंगा और साथ-साथ में इसकी टेस्ट सीरीज भी आपके लिए यहाँ पर ऑनलाइन चलाऊंगा। ठीक है ना? फिर इसके बाद 3 सेक्शन आते हैं बच्चों, ये यहाँ पर हैं 3 यूनिट हमारी जो अगली हैं, ये पॉलिटिकल थिंकर्स की हैं। देखो, इसमें सबसे पहले भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, मनु है, इसमें कौटिल्य है, ठीक है ना? अब मनु क्या राजत्व सिद्धांत है? क्या ये राजा की क्वालिटीज बताते हैं? क्या इन्होंने पूरा मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है? तो ये तो मैंने बच्चों को जब पढ़ाया था मनुस्मृति, तो लगभग मनु पढ़ाने में ही मुझे 6 लेक्चर कम से कम लगे थे। ठीक है ना? तो बहुत डिटेल्ड है मनु का सिद्धांत, ठीक है ना? कौटिल्य है, इसका जो सप्तांग सिद्धांत है राज्य का, ठीक है ना? दामोदर सावरकर हैं, सावरकर का जो राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, पितृभू मातृभू, इसका कॉन्सेप्ट है, फादरलैंड, ठीक है ना? जो मदरलैंड है उसका कॉन्सेप्ट है, तो इसमें सावरकर आते हैं, और गांधी और अंबेडकर आते हैं। तो इसमें हमारे, आप ये जनरली कह सकते हैं, 2 हमारे इसमें भारत में प्राचीन विचारक हैं और बाकी 3 हमारे ये आधुनिक विचारक हैं। तो क्या अंबेडकर पर किस किस दर्शन का प्रभाव है, क्या अंबेडकर का राजनीतिक चिंतन है, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आएंगी। इसके बाद अगला हमारी बात आती है बच्चों किसकी? पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की, जो हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है। तो ये कौन कौन से हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स? हमारे प्लेटो है, अरस्तु है, तो 2 ये प्राचीन हो गए। बेंथम, जेएस मिल, हीगल और मार्क्स, ये लगभग कहाँ? ये आधुनिक थिंकर्स में आ गए यहाँ के, ठीक है ना? और उसके बाद वेस्टर्न थिंकर्स में ही एक आधुनिक राजनीतिक विचारक इसने अलग से सेगमेंट दिया है, जिसमें लेनिन का चिंतन थॉट है, माओ है, ग्रामसी है और जॉन रॉल्स है बच्चों। तो जॉन रॉल्स का जैसे न्याय का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी हम आने वाले समय में बात करेंगे। अब बात ये हुई, जैसे जो हमारा ये सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए को हम इसमें मैक्सिमम कितना टाइम अलॉट करें? तो लगभग अगर हमको पढ़ना है, तो लगभग 2 से 3 लेक्चर हमारे इसमें लगते हैं ऑनलाइन पढ़ने में, ठीक है? 2 से 3 लेक्चर हमारे इसमें लगेंगे ऑनलाइन पढ़ने में, 3-3 का एवरेज आप मान के चल लीजिए, ठीक है? लगभग 2 लेक्चर हमारे ये शक्ति, संतुलन, वैधता, इसको पढ़ने में लगेंगे, ठीक है ना? भारतीय राजनीतिक विचारक 3 लेक्चर हमारे इनको पढ़ने में लगेंगे, 3 लेक्चर हमारे वेस्टर्न थिंकर को पढ़ने में लगेंगे और 3 लेक्चर हमारे लगभग इसको पढ़ने में लगेंगे। आपको भी इसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी है कि क्या आप अपना डे डिसाइड कर लीजिए। जैसे 2 दिन में ये पहला यूनिट को खत्म कर लीजिए, 2-3 दिन में फिर इस यूनिट को खत्म कर लीजिए, 2-3 दिन में इस यूनिट को खत्म कर लीजिए, फिर ऐसे ही 2-3 दिन इस यूनिट पे लीजिए, 2-3 दिन इस यूनिट पे लीजिए, तो इसको आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी करेंगे, तो ये बिल्कुल आपको बेनिफिशियल होने वाला है बच्चों, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया क्या? पहला जो हमारा सेगमेंट है सेक्शन ए में, तो 5-6 यूनिट इसके अंतर्गत हमारी हैं, किसमें? पहले सेगमेंट में, पहले सेक्शन ए में। अब आता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी देखो, भारतीय शासन और राजनीति, ठीक है ना? भारतीय शासन और राजनीति। अब जैसे इसका यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 तो इसका क्या है? ये मॉडर्न हिस्ट्री है, टेक्निकली अगर हम बात करें, तो ये क्या है? यूनिट 1 तो इसका मॉडर्न हिस्ट्री है, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव यानी कि 1857 की क्रांति के प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण, ठीक है ना? इसका कार्य, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान। तो 4-5 टॉपिक हिस्ट्री के, ये मॉडर्न इंडिया के ही हैं। फिर यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगभग आ जाता है इस सेगमेंट से, कहाँ से? हमारा यूनिट 2 से। तो क्या? संविधान सभा, उसके रचना और कार्य, प्रस्तावना, नागरिकता के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, राज्य के निर्णय से सिद्धांतों के बारे में, डीपीएसपी के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, संवैधानिक संशोधन के बारे में, ठीक है ना? आर्टिकल 368 जिसको हम कहते हैं, तो संविधान संशोधन की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, कितने संविधान संशोधन भारत में हुए हैं, क्या टूल है, संविधान संशोधन किस विचार के तहत संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया है, ठीक है ना? और यही संविधान संशोधन की प्रक्रिया बच्चों हमारे भारतीय संविधान को जीवित संविधान का दर्जा देती है, तो इसके अंदर भी हम बात करेंगे 368 में। और फिर अगली एक आता है कि जहां पर लॉ डिफाइन है फंडामेंटल राइट के अंदर, जब आर्टिकल 12-13 हम पढ़ते हैं, तो वहां पर जो लॉ की परिभाषा है, विधि की जो परिभाषा दी गई है, उस विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन शामिल नहीं है, इसका भी एक सिद्धांत अलग से है, तो उसकी हम बात करेंगे। फिर दूसरा, संरचना और प्रकार्य, कहने का मतलब क्या? राष्ट्रपति, इसके अंदर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, एग्जीक्यूटिव है ये, संसदात्मक व्यवस्था और कार्यशैली, यानी कि यूनियन वाला जो सेक्शन हम पढ़ते हैं, भाग 5 भारतीय संविधान का, तो वो ये यहाँ पर आ गया। और यानी कि भाग 5 ही हमारा यूनिट 5 है, जो भारतीय संविधान का भाग 5 है। और फिर जो हमारा जो भाग 4 है, और जो सॉरी भाग 5, और जो हमारा भाग 6 है, संरचना और प्रकार्य 2, यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधायक, ये स्टेट लेजिस्लेचर का बात हो गई, यानी कि भाग 6 के अंदर, ठीक है ना? तो इसको बात समझ लेना है।
फिर स्थानीय स्वायत्त शासन यानी कि पंचायती राज जिसको हम कहते हैं, जिसमें बेसिकली हमारा 11वां और 12वीं अनुसूची और जो ये सारी चीज़ें इससे संबंधित हैं आर्टिकल 243 के अंदर जहाँ-जहाँ हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन, इसके अंतर्गत सारी बातें आती हैं। और उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में तो यहाँ पर थोड़ा-सा हमको जो उत्तराखंड का पंचायती राज एक्ट है, उसके हिसाब से भी चीज़ें बात करनी होगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वायत्त शासन में महिलाओं हेतु आरक्षण एवं उसका प्रभाव। अब ये तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा है, लेकिन कुछ योजनाएँ वगैरह इससे पूछी जा सकती हैं, तो उसकी भी हम बात करेंगे। फिर अगला चीज़ आती है बच्चों जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है संघवाद, ठीक है ना? संघवाद, फेडरलिज्म। तो क्या है संघवाद? फेडरलिज्म क्या होता है? इसमें अलग-अलग परिभाषाएँ हैं संघवाद की। तो भारत में क्या है संघवाद की संरचना कैसी है? क्या स्वायत्ता होनी चाहिए? स्टेट्स के अंदर जो पृथकतावादी आंदोलन चले हैं, इसने कैसे संघवाद को प्रभावित किया है? और जो हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, केंद्र राज्य संबंध हैं, ये कैसे संघवाद को प्रभावित करते हैं? केंद्र राज्य जो संबंध हैं बच्चों हमारे, वो संघवाद को प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करने का ही एक तरीका है भारतीय संविधान के अंदर। तो ये इस यूनिट में लिखा हुआ है। इसके बाद जो अगली यूनिट इसमें आती है, फिर जुडिशरी, अगला न्यायपालिका। तो जुडिशरी की बात इसमें की गई है। तो न्यायपालिका के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके फंक्शन और कैसे-कैसे ये काम कर रहे हैं। तो ये तो सब बच्चों लगभग जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के जितने टॉपिक इसमें आपके हैं, लगभग ये आपके मैं 1 वीक के अंदर लगभग कंप्लीट करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें से सिलेक्टेड चीजें और बड़ी स्मार्टली चीजें पढ़नी होती है। तो कैसे-कैसे इसको करना है, उस स्ट्रेटेजी में आपको 90 दिन का पूरा स्ट्रेटेजी लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, जहां से जो सवाल, तो देखो संविधान पढ़ने का सबसे बेसिक तरीका ये है, बेयर एक्ट जरूर आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर बेयर एक्ट पढ़ना नहीं आता तो कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप रटते ही रहेंगे उसको, आपको संविधान की समझ विकसित नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? कमेंट्री फिर अलग बात की बात होती है। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा सर। तो न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, न्यायिक सक्रियता, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका क्या है, ठीक है ना? और जुडिशियल रिफॉर्म्स, न्यायिक सुधार, जैसे एनजैक आया तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ, क्या उसके कारण थे, किस कारण से उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वाद में खारिज कर दिया, तो ये बात हमको देखने वाली है। फिर यहां से आता है इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324। तो इलेक्शन कमीशन में क्या, भारत में चुनाव आयोग और चुनाव सुधार। तो आज की डेट में आप देख रहे हो कि एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है। तो इसके ऊपर बड़ा बवाल इंडिया में चला हुआ है। कभी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, यूपी में बहुत सारे वोटर्स के नाम कट गए, ये सारे। तो अब वहीं चुनाव जहां पर इलेक्शन कमीशन का वर्णन है, वहीं उसकी एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की भी पावर वहां मेंशन की हुई है बच्चों। ठीक है ना? तो छोटा सा टॉपिक है ये भी। फिर भारत में पंथ निरपेक्षतावाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, राजनीतिक दल एवं जनमत। तो कहने का मतलब क्या है, भारत के अंदर सेक्युलरिज्म का करेक्टर क्या है, भारत का जो पंथ निरपेक्षवाद है वो कैसा है, ठीक है ना? संप्रदायवाद के भारत में जो कम्युनलिज्म के हैं वो क्या इश्यू है, यानी कि किस प्रकार से कम्युनिज्म, भारत जो संप्रदायवाद है, कम्युनलिज्म है, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम इन सारे अलग अलग धर्मों की राजनीति है, जाति की राजनीति है, ये कैसे प्रभावित करती है हमारी पॉलिटी को। क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म, क्षेत्रीय असंतोष से कई आंदोलन पैदा होते हैं, अलग अलग नए राज्यों के निर्माण की मांग विभिन्न समय पर की जाती है, तो वो क्षेत्रवाद के मुद्दे होते हैं। इंडिया की पॉलिटिक्स में जो है कास्टिज्म, अब ये तो है ही है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा यूजीसी वाला जो गाइडलाइंस आई नई, तो उसमें पूरा बवाल मचा हुआ है, तो जातिवाद का एक एंगल इसमें ये भी है। और राजनीतिक दल एवं जनमत, पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में क्या उनका ग्राउंड है, नेशनल पार्टी का, स्टेट पार्टी का, कैसे उनको मान्यता मिलती है, कैसे उनको चुनाव चिन्हों का आवंटन होता है, क्या उनके लिए मान्यता के क्राइटेरिया हैं, ये सारी बातें इसमें आती हैं। फिर इसमें आता है भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त, अम्बुड्समैन, ठीक है ना? अभी है ये, लेकिन बहुत कमजोर स्थिति है अभी भारत में इसका, लेकिन फिर भी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर आता है बच्चों हमारा नीति आयोग, संरचना एवं कार्य। तो नीति आयोग बेसिकली क्या हो गया, ये एक हम जिसको कहते हैं कि गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है। सरकार के किससे बनी बच्चों? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि एक कार्यपालक आदेश के द्वारा नीति आयोग का गठन हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन हमारे मुद्दों को, हमारे नीति निर्माण को प्रभावित करती है सर। ठीक है ना? फिर अगली बात आती है भारत के नवीन सामाजिक आंदोलन, जैसे पीसेंट मूवमेंट है, कृषक आंदोलन है, महिला आंदोलन है, पर्यावरण तथा विकास से प्रभावित, जैसे अब मैं पर्यावरण से संबंधित, तुम्हें नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो मेधा पाटेकर, ठीक है ना? ऐसे ही बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड के अंदर, विजय जड़धारी। ऐसे ही हमारा चिपको आंदोलन, तो इसमें उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी हो सकते हैं, ठीक है ना? और इसमें हमारे कुछ भारत के जो राष्ट्रीय इशू हैं वो भी हो सकते हैं। तो ऐसे आंदोलन बहुत सारे समय समय पर चलते रहे हैं। फिर
ये बड़ा महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड की हिस्ट्री का टॉपिक है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका है? तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे मसूरी गोलीकांड की घटना में आप एक नाम पढ़ते हैं, मैं केवल जो सबको कोरिलेट कर जाए ऐसे एग्जाम्पल की ही मैं बात कर रहा हूँ। जैसे हंसा धनाई, बेलमती चौहान, मुजफ्फरनगर कांड में कई महिलाओं के नाम मुजफ्फरनगर कांड में मिलते हैं, ठीक है ना। तो बड़े दमन महिलाओं ने सहे हैं और सक्रिय भूमिका उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं ने निभाई है बच्चों। गोली खाने से लेकर के सड़क पर आंदोलन, ये सारी चीजें। तो उत्तराखंड की महिलाएं इस मामले में बड़ी जबरदस्त, इनका इतिहास में योगदान है। फिर उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट। अब उत्तराखंड के अंदर वुमन एम्पावरमेंट के लिए सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जिसमें राजनीतिक योजनाएं, उनको सामाजिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए कई योजनाएं सरकार चला रही है। तो महिला सशक्तिकरण के आयाम उत्तराखंड में ये हमको डिस्कस कर रहे हैं। उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो रही है। अब देखो, मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है। 3 प्रकार की बॉडीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं बच्चों। कौन कौन सी? एक संवैधानिक निकाय जिनका प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख होता है, जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट हमारा, सीएजी, ये सब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल में इनको लिखा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है ना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। ऐसे ही अब दूसरी बॉडीज होती हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन जिनको किसी एक्ट के माध्यम से लेजिस्लेशन करके पावर दी गई है। जैसे मानवाधिकार आयोग के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया और उसी के अंतर्गत मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। तो इसके लिए केंद्रीय स्तर पर भी एक मानवाधिकार आयोग का प्रावधान है और राज्य स्तर पर भी मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है। तो ये बात भी इसके अंतर्गत आ जाती है। तो स्टेट के अंदर क्या स्ट्रक्चर है इसका और कार्यविधि क्या है? तो रचना कार्यविधि तो सब स्टेट के अंदर लगभग सेम ही होगी, तो ये कोई अलग से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। तो जनरल स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे उसी में क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है ना। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? तो आप ये मान के चलो, तो मैंने जो इसके लिए बेटा जो एक मोटा मोटा वो बनाया है, तो मैंने ये बनाया है कि जो हमारा पहला सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, दो हमारे इसमें दो सेक्शन हैं। और कुल मिलाकर के अगर हम देखें इसमें, तो लगभग हमारी कितनी इधर 14 यूनिट है सेक्शन बी के अंदर और 6 यूनिट है किसके अंदर? सेक्शन ए के अंदर। देखो 6 यूनिट यहाँ है और 14 यूनिट है, तो टोटल कितना हमको फर्स्ट पेपर में पढ़नी है? 20 यूनिट। कितनी यूनिट पढ़नी है बच्चों हमको फर्स्ट पेपर में? टोटल हमको पढ़नी है 20 यूनिट। तो 20 यूनिट पढ़ने के लिए फर्स्ट पेपर की एटलीस्ट वी नीड 1 मंथ। हमको 1 महीने का टाइम तो इसको पढ़ने के लिए फर्स्ट यूनिट के मतलब ए और बी दोनों सेक्शन को पढ़ने के लिए चाहिए ही चाहिए इसको, ठीक है ना। कहाँ? दोनों को मिलाकर के 20 यूनिट को पढ़ने के लिए, यानी कि सेक्शन ए और बी दोनों मैंने इसमें ले लिया है। तो लगभग 1 महीने का समय आप इसमें निकालिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 1 महीने के अंतर्गत मैं पेपर फर्स्ट कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है ना। या आप इसको ऐसा कर सकते हैं, जैसे 1 महीने के लिए पेपर फर्स्ट, 1 महीने के लिए पेपर सेकंड। तो उसको अगर साइमल्टेनियसली एक दिन में दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों साथ साथ में पढ़ रहे हैं, तो फिर टाइम उस अकॉर्डिंगली आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। लेकिन 1 महीने का समय एक पेपर के लिए, इससे ज्यादा आप अभी नहीं रख पाएंगे। क्यों? उसका कारण है बच्चों। कारण क्या है? कारण ये है कि आपके पास समय कम है, केवल 3 मंथ आपके पास लगभग है। तो 1 महीना तो लास्ट में आपको पूरा बढ़िया तरीके से रिवीजन करना, थोड़ा सा टेस्ट सीरीज लगाना, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करना, इन सारी चीजों के लिए चाहिए ही चाहिए। इससे कम में आप नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी पढ़ लें, उसको क्वेश्चन लगाना नहीं आएगा आपको, तो कुछ इससे समाधान होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है? जो आपका पहला पेपर है, तो सेक्शन ए जो से और सेक्शन बी प्रश्न पत्र जो हमारा प्रथम है, तो ये हमारा इसको पढ़ने में हमको लगेगा जो समय बच्चों, वो कितना लगेगा? 1 महीना लगेगा। आप मेरी बात मानिए, 1 महीना अगर आप लगातार इस चीज को फॉलो करेंगे, जो जो चीजें मैं आपको टिप्स दूंगा उसके आधार पर पढ़ाई करेंगे, तो मेरा विश्वास मानिए बहुत अच्छे नंबर आप स्कोर इसमें कर पाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरे सेगमेंट में। दूसरे सेगमेंट में कौन सा? हमारा जो दूसरा पेपर है, ठीक है ना। अब दूसरा पेपर हमारा कौन सा है? यहाँ देखिए, जो पेपर 2 है हमारा, प्रश्न पत्र 2। अब प्रश्न पत्र 2 का इसमें भी हमारे 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए और बी। लेकिन सेक्शन ए और बी, लेकिन इसमें हमारे यूनिट 3 हो गई हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे पहला जो हमारा इसमें सेक्शन ए आ रहा है, वो हमारा आ रहा है तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण। बेसिकली ऊपर जब हम पहला यूनिट जो हम पढ़ रहे थे, क्या? राजनीतिक चिंतन, ठीक है ना, राजनीतिक उसकी विशेषताएं। तो यहां पर उसको अगर हम इसके साथ मिला करके पढ़ें, तो ये काफी हमारे लिए आसान हो जाएगा। पहले हम उस यूनिट को पढ़ लें, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसका पहला सेक्शन ए हम पढ़ लें, जो सेक्शन ए है, और उसके बाद हम फिर दूसरा क्या पढ़ लें? पेपर 2 का सेक्शन ए पढ़ लें। दोनों को साथ पढ़े तो कंपेरेटिवली आसान रहेगा। तो जैसे क्या? तुलनात्मक राजनीति के रूप, अनुशासन के रूप में उद्भव, प्रकृति और क्षेत्र, यानी कि विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों का इसमें हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं।
इस मार्क्सवाद और अन्य सिद्धांत में क्या अंतर है, मार्क्सवाद कैसे काम कर रहा है, क्या इसकी तुलना हो सकती है, पहले जो है जो अरिस्टोटल की विचारधारा है, जो प्लेटो की विचारधारा है, या बाद में आने वाले जो थिंकर हैं इनकी विचारधाराओं में किस किस प्रकार से अंतर है। तो एक प्रकार से दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन इसमें करते हैं। फिर दूसरा इसमें हमारा दूसरी यूनिट आती है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम। तो इसमें भी दो हैं, एक क्लासिकल है और दूसरा मॉडर्न है, यानी कि पारंपरिक सिद्धांत है और दूसरा क्या है, आधुनिक सिद्धांत। दोनों सिद्धांतों की बात हम इसमें करेंगे। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक तीसरा हमारा है संघ, ये शासन के प्रकार, यानी कि यूनिटरी मेथड ऑफ शासन क्या होता है, एकात्मक प्रकार का शासन कैसा होता है, संघात्मक शासन कैसा होता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एकात्मक और संघात्मक दोनों ही फीचर पाए जाते हैं। एकात्मक फीचर क्या है, जैसे इमरजेंसी प्रोविजन एकात्मक फीचर है, वो पूरे शक्ति को एक जगह पर केंद्रीकृत कर देता है। और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन ये संघात्मक विशेषता है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखें। ऐसे संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली, तो क्या हो गया, संसदात्मक प्रणाली भारत और ब्रिटेन, अध्यक्षात्मक प्रणाली जैसे यूएसए, इनका अध्ययन बेसिकली क्या क्या डिफरेंस है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है, जैसे एक अंतर मैं आपको बताऊं तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो उस राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, तो ये यानी कि जो वहाँ का हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है, जो जिसको हम राष्ट्रपति कह रहे हैं वहाँ का, तो ये किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है। लेकिन संसदात्मक प्रणाली में हमारा प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है। तो जैसे एक डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। शासन के अंग, एग्जीक्यूटिव क्या है, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव क्या है और जुडिशरी क्या है, यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, और इनका जो है कंपैरेटिव एनालिसिस कर कि कैसे कार्यपालिका काम करती है, व्यवस्थापिका के साथ इसका क्या संबंध होना चाहिए, कार्यपालिका का न्यायपालिका के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का आपस में कैसे रिलेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को अंतर संबंध देखो इसमें लिखा हुआ है, तो इनके आपस में अंतर संबंध कैसे कैसे हैं, इसको हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, जैसे एक ऊपर हम पढ़ रहे थे, एक जो हमारा पहला हमने पेपर इससे पहले देखा, उसमें था क्या, न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता क्या न्यायपालिका का जबरदस्ती एग्जीक्यूटिव या ये लेजिस्लेटिव के कार्य में इंटरफेरेंस तो नहीं है, किस हद तक इंटरफेरेंस उसको माना जाएगा, क्या है इसमें विभिन्न कानूनों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट व्याख्या दे रहा है, तो इसकी बात। इसके बाद दल प्रणालियां तथा दबाव समूह और चुनावी व्यवस्था है, किसी राष्ट्र के अंदर किस प्रकार से दल प्रणाली कार्य करती है किसी राजनीतिक व्यवस्था में, ठीक है ना। दबाव समूह कैसे कार्य करते हैं, दबाव समूहों का मुख्य कार्य क्या होता है, इनकी विशेषता क्या होती है, ठीक है ना, और कैसे कैसे चुनावी व्यवस्था में ये अलग अलग उसमें परफॉर्म करते हैं, कैसे कैसे चुनावी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये सारी बातें भी इसके अंतर्गत आती हैं बच्चों। फिर अगली जो हमारा सेगमेंट आता है वो क्या है, वो है राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक अभिजन, प्रजातंत्र और प्रजातंत्र का अभिजात्य सिद्धांत। अब ये थोड़ा सा बच्चों जब हम इसको पढ़ेंगे, राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, तो पॉलिटिकल कल्चर कैसे डेवलप होता है। तो कई आदमी जितने हजार साल का आदमी का इतिहास होता है उसमें कंटिन्यूअसली वो राजनीतिक संस्कृति के विकास के लिए काम करता है, और उसी सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया भी होती है, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे को, यानी कि राजनीतिक संस्कृति और समाजीकरण एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो समाजीकरण क्या है, संस्कृति क्या है, पहले किसका विकास होता है फिर किसका विकास होता है, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया बच्चों क्या, सेक्शन बी, सेक्शन ए, ठीक है ना। अब अगला हमारा इसमें आता है क्या, सेक्शन बी। अब सेक्शन बी हमारा क्या है, लोक प्रशासन, ठीक है ना, लोक प्रशासन। अब देखो लोक प्रशासन अलग से पूरी एक सेक्शन बी के अंदर इसने अलग से यूनिट रखी हुई है। तो लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। अब देखो लोक प्रशासन का मतलब क्या है, पहले एक आसान भाषा में आपको समझाऊं। देखो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, सारी व्यवस्थाएं पढ़ लेते हैं, लेकिन किसी तंत्र के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं, इस बात का अध्ययन लोक प्रशासन के अंतर्गत होता है। जितने भी इंस्टीट्यूशन, जितने भी संस्थाएं, जितने भी उपागम हम संविधान के अंदर पढ़ रहे हैं, जब ये अप्लाई होते हैं तो उसके अंतर्गत कैसे कैसे फंक्शन होते हैं, क्या इनका प्रभाव होता है, इस बात को प्रदर्शित करता है कौन बच्चों, इस बात को प्रदर्शित करता है हमारा लोक प्रशासन, ठीक है ना। तो अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या। अब संगठन के सिद्धांत, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। लोक प्रशासन एक समय पर जब बच्चों हम आईएएस का एग्जाम दे रहे थे, उस समय पर ये सबसे फेवरेट ऑप्शनल्स में से एक हुआ करता था लोक प्रशासन, और बड़े अच्छे अच्छे नंबर इसमें आया करते थे, ठीक है ना। तो आज भी ये राजनीतिक सिद्धांत में बना हुआ है, राजनीतिक शास्त्र के अंदर। तो संगठन के सिद्धांत, सूत्र, स्टाफ है, पद सोपान, क्या उसकी हायरार्की होगी, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र कैसे वो कंट्रोल करेगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया उसकी कैसी होगी, संगठन के प्रकार कैसे होंगे, केवल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, और संगठन के प्रारूप कैसे होंगे, विभाग और लोक निगम कैसे कैसे काम करेंगे।
तो ये चीज किसके अंदर पता चलेगा हमको? ये हमको पता चलेगा बच्चों लोक प्रशासन के अंदर यूनिट सेकंड में। फिर मुख्य कार्यपालिका। मुख्य कार्यपालिका क्या होती है, इसके प्रकार क्या है, कार्य और भूमिका क्या है? तो इसके अंदर जैसे नौकरशाही है, तो नौकरशाही में अलग अलग सिद्धांत, जैसे मैक्स वेबर का सिद्धांत है, ठीक है ना। तो ये नौकरशाही के सिद्धांत में मैक्स वेबर बड़ा महत्वपूर्ण थिंकर हो जाता है। तो इसका सिद्धांत क्या है और नौकरशाही की आलोचनाएं क्या क्या है? तो नौकरशाही बड़ा महत्वपूर्ण अंग है लोक प्रशासन का। फिर है कार्मिक प्रशासन, ठीक है ना। कार्मिक प्रशासन, देखो प्रशासन मुख्य रूप से प्रशासन के 3 अंग हैं, कार्मिक, गृह और वित्त। तो कार्मिक क्या होता है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल हम कहते हैं। तो कैसे कार्मिक प्रशासन का मतलब, जो जो ये नौकरशाह है इनकी नियुक्ति जिस माध्यम से होती है, तो भर्ती कैसे होगा, प्रशिक्षण कैसे होगा, इनकी पदोन्नति कैसे होगी, तो ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? हमारा ये आएगा कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत। फिर देखो यहाँ आ गया वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन में क्या? वित्तीय प्रशासन में भाई बजट, भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या है, नियंत्रक एवं महालेखक का इसमें क्या भूमिका है? तो अब देखो बेसिकली भारत में पहले सरकार खर्च कर देती है बच्चों। जैसे मैं आपको बताऊं एक अंतर, सीएजी का पद वैसे हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन ब्रिटेन का सीएजी और यहाँ के सीएजी में अंतर है। भारत में सरकार जब खर्च करती है तब महालेखा परीक्षक इसकी जांच करता है, तब प्रतिवेदन देता है। लेकिन ब्रिटेन में थोड़ा सिस्टम अलग है। वहां क्या होता है, वहां महालेखा परीक्षक जब तक उस खर्च की जांच नहीं कर लेता तब तक सरकार खर्च नहीं कर सकती, किस मद में सरकार कितना पैसा खर्च। तो यहाँ सरकार के खर्च करने के बाद महालेखा परीक्षक द्वारा, सीएजी द्वारा जांच करके बताया जाता है कि पैसा सही मद में खर्च हुआ, गलत हुआ, सरकार को कितना नुकसान हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीजें अकाउंटिंग करता है। लेकिन ब्रिटेन में थोड़ा सा सिस्टम इसका अलग है बच्चों, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। तो वित्तीय प्रशासन बड़ा महत्वपूर्ण अंग है ये भी। इसके बाद आगे हम बात करें तो सुशासन, गुड गवर्नेंस बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज की डेट में जैसे आपने देखा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सरकार शायद सुशासन दिवस के रूप में मनाते। तो सुशासन कहते किसको है? तो भाई भ्रष्टाचार अपने आप में जवाब दे रहा है। ये क्या है? सुशासन। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुशासन है, पारदर्शिता युक्त प्रशासन सुशासन है, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही युक्त प्रशासन सुशासन है। और ये करने के लिए जैसे हम क्या लाए हैं, एक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हम लेकर आई थी सरकार। तो क्या इस सूचना के अधिकार अधिनियम द्वारा हम सरकार से एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी बहाल करने के लिए या उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए और साथ में भ्रष्टाचार के मामले में अवेयर रखने के लिए, तो ये चीज हम लाए हैं। अब लेकिन जैसे इंडिया में एक बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही है विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, तो 2011 में इससे बात इसके लिए शुरू हो गई है, लेकिन आज तक सरकार इसको लेकर के नहीं आई है। वो भी लगभग इसी के अंदर वो आता है। अगर विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, तो क्या ये सुशासन की दिशा में उठाया गया हमारा एक कदम होगा। तो लोक प्रशासन तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला आता है क्या? अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो देखो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मतलब क्या है, जब कोई भी तंत्र पूरे उसके अंदर हमने संघात्मक प्रणाली पढ़ दी, लोकतंत्रात्मक प्रणाली पढ़ दी, कैसी व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक है, संसदात्मक है, सारी व्यवस्थाएं पढ़ दी। अब वो शक्ति यानी कि जब वो एक राष्ट्र होता है, वो एक राष्ट्र माना ए है, तो उन राष्ट्रों के विभिन्न आपस में संबंध कैसे तय होंगे, क्या चीजें उनको निर्धारित करेंगी, किन किन चीजों से वो संबंध प्रभावित होते हैं, और उसके लिए क्या क्या कदम विभिन्न सरकारों द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा उठाए जाते हैं। तो ये उस पूरी बात का अध्ययन हम इसके अंदर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। भाई अर्थ क्या है, प्रकृति कैसी होती है, क्षेत्र कैसा होता है, तो इसको समझाऊंगा मैं आपको। अब शक्ति क्या है, शक्ति के तत्व क्या है, राष्ट्रीय हित का निर्माण और उन्नयन, विदेश नीति के निर्धारक तत्व, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान एवं कूटनीति। देखो ये इसमें बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, विदेश नीति के निर्धारक तत्व। किसी राष्ट्र की विदेश नीति को निर्धारित करने में बहुत सारी चीजों का रोल होता है। जैसे एक प्राइमा फेसाई मैं आपको बताऊं, भाई कोई राष्ट्र के किसी राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस बात पर भी तय होंगे वो कितना बड़ा आर्थिक महाशक्ति है, कितना बड़ा वो सैन्य महाशक्ति है, या उसके पास कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। तो उसी से उसका विदेश नीति में क्या होता है, एक तरीके से रोल तय होता है कि क्या, जैसे पहले अगर विदेश नीति में आप देखें तो भारत का महत्व यूरोप के राष्ट्र हों या वेस्टर्न कंट्रीज हों बहुत कम स्वीकार करते थे, लेकिन आज भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, साथ साथ में भारत एक उभरती हुई मिलिट्री पावर है। तो अब भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो एक नए प्रतिमान पर जा चुके हैं। और खासकर बच्चों में एक बात आपसे कहूंगा, जब से एस जयशंकर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने हैं, तब से तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत ने डेफिनेटली बहुत नए प्रतिमान खड़े किए हैं। और भारत की पॉलिसी बहुत थोड़ी सी अलग, ड्रास्टिक चेंज उन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंदर ला दिया है आज की डेट में। इसका अध्ययन हम करेंगे। फिर शस्त्र, भाई वेपन्स जो यूज करते हैं बहुत सारे राष्ट्र, इनसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे प्रभावित होते हैं। तो कुछ पारंपरिक मशीन जो हमारी पारंपरिक हथियार होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, मिसाइल, ठीक है ना, ये सारी चीजें, गन्स, नाभिकीय एवं जैव रसायन। देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
न्यूक्लियर और जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं। तो बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए बहुत सारी ट्रिटीज हैं अंतर्राष्ट्रीय में कि हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी नाभिकीय जो शक्ति है उसके लिए हर किसी का अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, हर राष्ट्र का, ठीक है ना। तो उसको परमाणु निवारण, शस्त्र स्पर्धा, शस्त्र नियंत्रण एवं निशस्त्रीकरण, यानी कि जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है वो कैसे होगा। शांति तभी स्थापित हो सकती है जब भाई सब लोग थोड़ी थोड़ी अपनी शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करें। सब लोग अगर अपनी शक्ति का प्रयोग बिल्कुल एम्बिगियस तरीके से करने लगेंगे, यानी कि एक जिसको हम कहें कि अतर्कतापूर्ण से या कुतर्कपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने लगेंगे, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए खतरा पैदा करता है। तो ये सारी बातें जैसे परमाणु अप्रसार संधि वगैरह वगैरह वो सब इसमें आ जाता है, ठीक है ना। फिर है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण सहयोग, गुट निरपेक्षता तथा वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन। अब ये बेसिकली ये इकोनॉमिक डायमेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इकोनॉमिक डायमेंशन है इस टॉपिक के अंदर। कैसे भाई, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अर्थव्यवस्था, यानी कि जो नियो इकोनॉमिक्स है वो कैसे काम कर रही है इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर। फिर साथ साथ में जो नॉर्थ साउथ डायलॉग्स हैं, नॉर्थ साउथ डायलॉग्स का मतलब क्या है कि उत्तरी ध्रुव जो हमारे उत्तरी गोलार्ध के राष्ट्र हैं इनको हम नॉर्थ ब्लॉक कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध के राष्ट्र इनको हम साउथ ब्लॉक कहते हैं। तो जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हम अफ्रीका को उन्होंने G20 का मेंबर बनाया, यानी कि भारत ने बनाया। मोदी जी एक आसान भाषा में उसके लिए समझो, आप ये कह रहे हो इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब अफ्रीका हमारा G20 का मेंबर बना तो उससे एक चीज प्रमाणित हो गई कि यहाँ पर दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए कार्य हो रहा है, साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना। और वैसे ही गुट निरपेक्षता, नेम जिसको हम कहते हैं, तो आज कितना रिलेवेंट रह गया है। क्या भारत आज भी इस स्ट्रेटेजी पर अपनी इसको मानता है, या भारत ने इससे थोड़ा सा दूरी बना ली है। ये बातें हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में WTO, विश्व व्यापार संगठन, तो क्या GATT से लेकर के WTO जब बना, इसकी सब्सिडी से रिलेटेड इश्यूज, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ये सारी चीजें, तो क्या इसकी सब्सिडी के मानक हैं वो इसमें। फिर संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN, संयुक्त राष्ट्र संघ, उद्देश्य, लक्ष्य, संरचना, संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली, शांति, विकास तथा पर्यावरणीय संबंध। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूंगा, सिलेबस में तो हमको पढ़ना है ये, लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की कि लगभग वो UN से संबंधित जो 60 से 70 ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या मतलब रह गया इस बात का। तो इसीलिए आज की डेट में अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी कार्यप्रणाली पर तो बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। क्यों? क्योंकि जिस पर्पज से इसका जिस उद्देश्य से, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद में लीग ऑफ नेशंस बना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये हमारा जो है UN बना, लेकिन क्या उसके बाद ये दुनिया में युद्धों को रोक पाया है? देखो वेस्ट एशिया के अंदर इतने बड़े समय तक बड़े स्केल पर जो है डिस्टरबेंस रहा, आज भी डिस्टरबेंस है, ठीक है ना। तो सीरिया के अंदर बड़ी तबाही हुई आतंकवाद की वजह से, बगदाद इराक के अंदर बड़ी तबाही हुई, यहाँ अफगानिस्तान के अंतर्गत बड़ी तबाही हुई, क्योंकि ये सब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक टाइम पर अमेरिका ने ही खड़े किए, और अमेरिका ने खड़े करने के बाद में क्या हुआ, ये अमेरिका के अगेंस्ट ही हो गए जब उसकी नीतियों से सहमत नहीं हुए। तो कैसे क्या इसमें UN ने भूमिका निभाई? कुछ नहीं निभाई, हम जानते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो है वहां से कैप्चर कर लिया जाता है और यूएसए उसको ले जा लेती है, यूएसए की फोर्स। तो क्या है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मतलब क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UN की क्या भूमिका यहाँ पर रह गई? भाई कोई इज्जत ही नहीं करता UN की, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या है, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां जो सरकार जितनी फंड दे रही है वहां उसकी उतनी दादागिरी है। तो इसके नियम कानून वहां भी क्या है, जैसे जनरली हर देश के अंतर्गत भी होता है, नियम कानून सामान्यतः गरीब आदमी के ऊपर ही थोपे जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही इनकी स्थिति है। तो जो गरीब राष्ट्र हैं जिनको मजबूर, यानी कि जो इनके फंड पर बहुत सारा डिपेंडेंसी जिनकी है, उनके ऊपर ही अपने नियम कानून सब लगाते रहते हैं। बाकी अमेरिका, रसिया यूक्रेन में अटैक कर चुका है, ठीक है ना, चाइना ताइवान में करने की तैयारी कर रहा है। तो दुनिया में बहुत सारी जगह पर इनका कोई स्टैंड नहीं है। तो इस वजह से आज इसकी बड़ी क्या है, कोई वैल्यू इसकी हमको नहीं दिखाई दे रही है, जबकि UN एक बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसका गठन हुआ है। तो क्या इसके चीजें रही हैं, इसको हम इसके अंतर्गत देखेंगे। क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन, यानी कि रीजनल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे सार्क है, दक्षेश जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, आसियान है जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है ना, और ओपेक है जो ऑयल एक्सपोर्टिंग, हमारी जो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ओपेक इसको हम बोलते हैं। तो ये तीन, ये एनर्जी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, और ये दोनों क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक प्रगति के लिए कार्य करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोनों में अंतर है। फिर भारत की विदेश नीति और कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका, भारत के पड़ोसी देशों यानी कि पाकिस्तान से, भूटान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से और प्रमुख देशों ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के संबंध में भारत की परमाणु
किससे संबंध और भारत की परमाणु नीति। तो इनसे क्या संबंध भारत के कैसे हैं? देखो, अब ये तो मैं थोड़ा सा अगर आपको एक बेसिक इसका एक लेक्चर दूं, एक थोड़ी जानकारी दूं, जैसे अब पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध चले हैं बच्चों, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए पाकिस्तान ले ले रहा हूं यहाँ पर, तो ये कई फेज में चले। देखो, एक तो जब भारत आजाद हुआ, भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ, तो भाई पहले तो पाकिस्तान के लिए भारत के अंदर पहले ही कटु स्मृतियां बन चुकी थी, क्योंकि इतने बड़े राज्य का इन्होंने विभाजन करवाया। इनकी जो जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो इनकी धर्म पर आधारित विभाजन की नीति थी उसके द्वारा, तो एक तो वो माइंडसेट। दूसरा, फिर पाकिस्तान ने राज्य बनने, जैसे ही पाकिस्तान भी आजाद हुआ, हम भी आजाद हुए, तो उसके बाद तुरंत भारत के ऊपर इसने आक्रमण कर दिए, तो वहीं से हमारी पॉलिसी इसके लिए एग्रेसिव रहने लगी। लेकिन बीच में नेहरू, इन लोगों ने थोड़ी सी कोशिश करी कि भाई लीनियंटली इसको ट्रीट किया जाए या मध्यस्थता की, तो यूएन भी गए, सारी चीज। तो देखो, अब यहाँ पाकिस्तान के संबंध में भी यूएन की भूमिका बिल्कुल कुछ नहीं कर पाया यूएन। भाई कश्मीर इशू लेकर के हम गए तो आज तक कोई डिस्प्यूट उसका रेजोल्यूशन हो नहीं पाया, ना पाकिस्तान को कोई गाइडलाइन दे पाया आतंकवाद के मामले में, तो कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है। तो फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि लगातार जैसे 65 की वॉर हुई, 71 की वॉर हुई, तो इसके बाद हमने शिमला समझौता हुआ 71 की वॉर के बाद, तो हमने इसके बाद बायलैटरल टॉक्स को रिसेट करने की कोशिश करी, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, 99 में पाकिस्तान ने फिर करगिल कर दिया, और उससे पहले ये टेररिस्ट इंसर्जेंसी वहां लगातार चल रही थी, जिसको ये फंड कर रहे थे वहां से आईएसआई के माध्यम से। तो अब 99 यानी कि 99 तक आते आते पाकिस्तान के साथ हमारी युद्ध और शांति, हम मिलीजुली नीति को अपनाते रहे बेसिकली। अब उसके बाद फिर 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट आती है, अंडर यूपीए गवर्नमेंट, तो काफी सारे अटैक इंडिया के अंदर हुए। इंडिया ने इसको इंटरनेशनल लेवल पर इन क्वेश्चंस को रेज करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ये जो सब कर रहा था, ये सब वो यूएसए की सह पर कर रहा था, ठीक है ना। सारे हथियार, उसके लिए फंडिंग, ये सारी चीजें यूएसए से आ रही थी उसको, ठीक है। अब लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब यूएसए, यहां देखो, जब अमेरिका के साथ भारत के संबंध धीरे धीरे जब सही होने शुरू हुए, तो यहां से पाकिस्तान थोड़ा सा बच्चों बैक फुटवाने लगा। तो यहीं से आता है फिर 2014 में, जहां भारत में एक नई गवर्नमेंट बनती है जो पूर्ण बहुमत की सरकार होती है। तो यहां से हम देखते हैं कि अब 2014 के बाद सरकार ने पूरा पाकिस्तान के ऊपर एक तरीके से पूरे रिटेलेटिव मोड पर हम है। अब पाकिस्तान के लिए हम बात करने के लिए पीस टॉक्स कुछ नहीं कह रहे, अब हमारा केवल एक ही एजेंडा है, भैया जब तक तुम टेररिज्म बंद नहीं करोगे, तुम कश्मीर के अंदर ये इंसर्जेंसी बंद नहीं करोगे, हम तुम्हारे साथ कोई टॉक नहीं हो सकती, हम तुम्हारे साथ में कोई पीस टॉक्स नहीं करेंगे। यानी क्योंकि युद्ध और आतंकवाद के साथ साथ में शांति की वार्ता नहीं चल सकती, भारत ने आज की डेट में क्लियर स्टैंड बना लिया है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहलगाम वाला हमला होता है, उसके बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी भी रिवोक कर दी। इंडिया ने कहा भाई हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया किसका, पाकिस्तान के साथ। ऐसे ही भूटान के साथ संबंध, अब बांग्लादेश के साथ देखो, बांग्लादेश को लिबरेट कराने वाला इंडिया, और जब इंडिया ने इसको लिबरेट करा लिया, तो आज की डेट में हम बांग्लादेश के साथ में देख रहे हैं कि बड़े टेंशन वहां चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां बड़े बड़े इंटरनेशनल पावर से स्टेक होल्डर्स अलग अलग तरीके से वहां इंटरफेरेंस करने में लगे हुए हैं। श्रीलंका के अंदर भारत की क्या भूमिका है, ठीक है ना। तो रिसेंटली आपने देखा होगा श्रीलंका के अंदर भी बड़ा एक मिलिट्री कू हुआ, सॉरी एक तरीके से जनता का विद्रोह हुआ, मिलिट्री कू तो नहीं कहूंगा, जनता का विद्रोह हुआ, जहां उस वहां की सरकार को उखाड़ फेंका जनता ने, फिर दोबारा से सरकार बनी। तो यहाँ पर इंडिया की हेल्प से इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस दोबारा से फिर से ट्रैक पर आ गए। लेकिन बीच में जब एक इंसर्जेंसी का दौर चला, जिसको हम लिट्टे आतंकवाद कहते हैं, एलटीटीई, तो उस समय पर भारत श्रीलंका के संबंध कुछ उनमें डाउनफॉल भी हमको देखने को मिलता है। फिर ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन की बात करें तो ये तो बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, तो इसको मैं मेन क्लास के अंदर ही डिस्क्राइब करूंगा। तो मैंने कल आपको इसके लिए, जैसे अब भारत की परमाणु नीति है, तो परमाणु नीति क्या, भारत ने परमाणु नीति बड़ी, जैसे नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी परमाणु नीति में भारत ने, तो भाई हम पहले कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, भारत की ऑफिशियली डिक्लेयर्ड परमाणु पॉलिसी है। दूसरा, भारत कहता है कि अगर कोई हम पर प्रयोग करेगा तो हम उसके बाद एक डेटरेंट इफेक्ट के साथ में जवाबी कार्रवाई करेंगे, यानी कि हमारा जो जवाबी कार्रवाई होगी वो बड़ी क्या होगी, तीव्र होगी, इंटेंस एंड डेटरेंट होगी। तो पहले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहने का मतलब क्या, हम परमाणु हथियार से किसी को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो भारत की परमाणु नीति साफ साफ यही है, ठीक है ना। इसके बाद अगली बात करें बच्चों, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती अवधारणा एवं राष्ट्र राज्य की चुनौतियां, प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन स्टेट। अब राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती हुई अवधारणा, आज तक देखो क्या क्या अवधारणाएं बदली हैं। पहले से राष्ट्रों को खतरे बेसिकली बाहर बॉर्डर एरिया से ज्यादा होते थे, आज इंटरनल इंसर्जेंसी है, ठीक है ना, रेडिकलाइजेशन है, उसके नाम पर बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्लीपर सेल्स हैं। तो ये एक नया चैलेंज इसके माध्यम से, ठीक है ना, ऑनलाइन अब आतंकवादी जो है किसी को मैनिपुलेट करने में या ब्रेन वॉश करने में, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया इसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया। तो बदलती अवधारणा तो है ही है ये।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, और उसके समुद्र में एक राष्ट्र राज्य के समक्ष क्या चुनौतियां आती हैं। और फिर आया बच्चों आतंकवाद। अब देखो आतंकवाद की वैसे कोई इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड परिभाषा तो नहीं है, लेकिन इस बार सरकार ने जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें टेररिज्म को डिफाइन करने का एक तरीके से प्रयास किया है। तो क्या क्या उसके अंतर्गत किया है उसको हम जानेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है बच्चों राज्य प्रायोजित आतंकवाद, यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। अब ये थोड़ी सी हटके चीज है, यानी कि क्या कहीं राज्य भी कुछ डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए इन टेररिस्ट फोर्स का सहारा ले रहे हैं। हो रहा है बिल्कुल। अब कैसे हो रहा है ये तो मैं क्लास के अंदर ही आपको बताऊंगा। तो आज हमारे पास दुनिया में ऐसे बहुत सारे उल्लेख हैं बच्चों, जहां पर क्या राज्य अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए, जहां पर कन्वेंशनल वॉर में नहीं जा सकता है, तो वो प्रॉक्सी वॉर की सहायता से आतंकवाद जैसी तरीकों का भी सहायता अलग अलग स्टेट्स ले रहे हैं। स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेट का मतलब राष्ट्र से है, राज्य द्वारा, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ बच्चों क्या, हाँ, ये हमारा दूसरा सेक्शन भी हो गया। तो 2 पेपर हमारे इसमें, तो लगभग बच्चों 1 महीने का समय हमको क्या करना है इस पेपर के लिए चाहिए, पेपर 2 के लिए। अगर मिला के पढ़ें तो और आसान रहे। तो जैसे जैसे पढ़ने की स्ट्रेटेजी बीच में होगी वो मैं आपको बताते रहूंगा। तो 1 मंथ हमको चाहिए क्या, पेपर फर्स्ट को कंप्लीट करने के लिए, और 1 मंथ हमको चाहिए बच्चों पेपर सेकंड को कंप्लीट करने के लिए, और देन 1 मंथ हमको चाहिए क्या, रिवीजन और अपने टेस्ट सीरीज वगैरह जो बच्चों को लगानी है उसके लिए। तब जाकर के लगभग हमारा ये 3 मंथ में एक कंप्लीट पैकेज बन करके आता है। तब ये 3 महीने में हमारी तैयारी ठीक-ठाक तरीके से हो पाएगी, मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर पाएँगे। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। अब जो एकदम ये सोच रहा है कि बिल्कुल नए से शुरू करूँगा, तो मैं अब ये तो डिपेंड करेगा कि किसकी कैचिंग पावर और किसकी पढ़ने की क्षमता कितनी है बच्चों, ठीक है ना? लेकिन जो भी तैयारी करना चाहते हैं अभी से तैयारी पढ़ लें, बढ़िया से सीरीज़ चलेगी हमारी, ठीक है ना? और उसमें जो आगे लेक्चरर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, आने वाले समय में देंगे, या जो एलटी के एग्ज़ाम देंगे, या जो केंद्रीय विद्यालय वगैरह के एग्ज़ाम देंगे, तो विभिन्न एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा सिलेबस हमारा लगभग इससे कवर होता है। जो चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा आएँगी वो बाद में टॉपिक्स में पढ़ लीजिएगा। तो पूरा का पूरा हमारा ये कवर हम सिलेबस हम कवर करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना? और साथ ही और बहुत जल्दी जो है इसके सारे के सारे जो हमारे कोर्सेज हैं, ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारी जो पाठक इंस्टीट्यूट ऑफिशियल नाम से जो ऐप आएगी, उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होगी। उसी में आपको सेपरेटली ये कोर्स मिलेगा। लेकिन कई सारे लेक्चर, मेजर पार्ट मैं इसमें यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बस आपकी केवल जिम्मेदारी इतना है, आप इतना कष्ट कर दीजिए कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और अच्छी वीडियो लाने का प्रयास हम आपके लिए भविष्य में करते रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये लेक्चरर की सीरीज का आज से ऑफिशियली उद्घाटन हो गया है और इसका बिगुल फूंक दिया गया है। तो मैंने जो इसमें अपना डेड टारगेट रखा है, तो 3 मंथ में मैं पूरा कंप्लीट पैकेज बच्चों को तैयारी करा करके इसको दूंगा, ठीक है ना। तो ये नागरिक शास्त्र के लिए है, और बहुत जल्दी ही फिर ज्योग्राफी के लिए भी हम एक लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए बच्चों बने रहिए पाठक इंस्टीट्यूट ऑफिशियल के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।